हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, जो हमारा आज का चैप्टर है इसको देखना है हमें। तो देखिए क्या है, विनिर्माण उद्योग क्लास 10 का भूगोल आपका चल रहा है और इस वाले चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर आपका जो है बड़ा है, ठीक है। चैप्टर आपका बड़ा था, इसके कारण इसको 3 पार्ट में डिवाइड हम लोग कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो उसको जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और आज हमें इसका थर्ड पार्ट देखना है। तो चलिए देखते हैं आज हमें इसका कहाँ से देखना है। आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आपका हो चुका है। लोहा इस्पात उद्योग भी आपके हो चुके हैं, मैंने आपके लर्न करने के लिए काफ़ी चीज़ें दी हुई थी। एल्युमिनियम प्रगलन भी आपका हो चुका है। इसके अलावा हाँ, तो देखिए इधर पर रसायन उद्योग भी आपके हो चुके थे, लेकिन आपके उर्वरक उद्योग हमें आज देखने हैं। तो चलिए देखते हैं उर्वरक उद्योग। तो देखिए उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, यानी जो नाइट्रोजनी आपका उर्वरक है क्या है, यूरिया आपका नाइट्रोजनी उर्वरक होता है मुख्यतः, यानी आपका यूरिया होता है, ठीक है। फास्फेटिक उर्वरक यानी आपका डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 प्रमुख पोषक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटास, ये 3 चीजें आपके उर्वरक में यानी मिट्टी में डालने के लिए जरूरत होती है, इसलिए उर्वरक में ये चीजें डाली जाती है। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास होती भी और डाली भी जाती हैं। कि उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है, जहां पे चीजें मिलती हैं वहीं के आसपास इसका उद्योग लगा दिया जाता है। तीसरा अर्थात पोटास, ठीक है, पूर्णतः आयात किया जाता है। पोटास क्या किया जाता है? पूर्णतः दूसरे देशों से मंगाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटासियम यौगिकों के भंडार नहीं है, यानी पोटास या पोटेशियम नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे, तो उसको पूर्ण रूप से आयात किया जाता है। भारत नाइट्रोजनिक उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा? जो नाइट्रोजनिक उर्वरक बनाए जाते हैं उसका भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 47 उर्वरक इकाइयां हैं जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करती हैं। 29 इकाइयां यूरिया उत्पादन तथा 9 इकाइयां उप उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पाद करती हैं। तो कुछ चीजें जानकारी दी हुई हैं, तथा 68 अन्य लघु इकाइयां मात्र क्या करती हैं? सुपर फास्फेट का उत्पादन करती हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम यानी आपका एफसीआई गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। यानी जो आपका एफसीआई है गुजरात में, जो आपका है कहाँ पे? हजीरा में स्थित है। वो कैसा है? आपका सहकारी क्षेत्र, इस चीज को याद रखेगा। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैला है। क्या हुआ है कि जो हरित क्रांति आपकी चली थी उससे क्या हुआ, मतलब हरित क्रांति आपकी खेती के लिए चलाई गई थी, ठीक है। तो हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग यानी आपका जब उर्वरक उद्योग है तो उर्वरक उद्योग है तो ये किससे रिलेटेड है? आपका कृषि से है, क्योंकि उर्वरक से क्या मतलब है? कृषि अधिक आपका उत्पादन हो, ठीक है, यानी अनाज का आपका अधिक उत्पादन हो, इसलिए तो खेत में डाला जाता है। तो वही चीज है कि हरित क्रांति के पश्चात अगर हरित क्रांति आपकी बड़ी है तो उससे क्या हुआ, ये वाला उद्योग भी आपका देश में अन्य भागों में फैल चुका है। जैसे देखिए गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल अन्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% बात कर देते हैं। यानी टोटल पूरे देश की बात करें तो कुछ राज्य जो कि आपके कुछ राज्यों में कौन कौन राज्य आते हैं? तो कुछ राज्यों में आपका गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरल आते हैं। तो ये 5 राज्य क्या करते हैं? देश का पूरा टोटल 50% इसका उत्पाद कर देते हैं उर्वरक का। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जो आपके राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो आपका आंध्रा, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो ये राज्य आपके बाद में आते हैं। अब बात करेंगे हम सीमेंट उद्योग की, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी बहुत ही नॉलेजेबल बताई गई हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे सीमेंट उद्योग। तो देखिए निर्माण कार्यों, निर्माण का पहली बात इसमें बताइए आप लोग कि सीमेंट आपको किस किस चीज में काम आता है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे तो घर बनाने में, कारखाने बनाने में, पुल बनाने में, सड़कें बनाने में, हवाई अड्डा बनाने में, बांध बनाने में, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट उपयोग होता है। यानी कोई भी हमें महल खड़ा करना है, कारखाना खड़ा करना है, घर का पुल, सड़कें, मतलब कुछ भी चीज है तो आपका सीमेंट उधर पे उपयोग आएगा, ठीक है, कोई भी निर्माण कार्य करने में। इस उद्योग को भारी तथा स्थूल कच्चे माल, ठीक है, क्या किया जाता है? इसमें क्या बताया गया है? इस उद्योग को भारी तो है, ये सीमेंट तो आपका भारी होता है ये, ठीक है। कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो सीमेंट बनाने में इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, यानी ये चीजें कच्चे माल के रूप में उपयोग करी जाती हैं। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। रेल परिवहन तो लगेगा ही, क्योंकि जब सीमेंट बन जाएगा तो उसको क्या है, और जगह भेजने के लिए क्या किया जाएगा? परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो रेल परिवहन की आवश्यकता के साथ साथ इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला और
विद्युत ऊर्जा आपके लगते हैं, उसमें क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें ऊर्जा चाहिए तो वो तो लगेंगे ही। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई हैं, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता हो जाती है, यानी खाड़ी के देशों में आराम से इसको बाजार मिल जाता है, खाड़ी के देशों में जाएगा इसको, इसलिए इसको क्या किया जाता है, गुजरात के आसपास ही लगाए गए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। पहला सीमेंट उद्योग आपका 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, याद रखिएगा इसको। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ, स्वतंत्रता हुई, आपकी स्वतंत्रता हुई 1947। 1947 के बाद क्या हुआ, इस उद्योग का प्रसार हुआ, ठीक है। प्रसार हुआ तो क्या हुआ, 1989 में मूल्य व वितरण के नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीतिगत सुधारों से सीमेंट उद्योग में क्षमता, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी का उत्पादन में अत्यधिक तरक्की हुई है। तो अब तरक्की तो होगी, ठीक है, चीजों की मांग होगी तो इसमें सुधार किए जाएंगे तो तरक्की होगी। अब देखिए आगे क्या है, अब देश में 128 बड़े संयंत्र तथा 332 छोटे सीमेंट संयंत्र और भारत में विविध प्रकार के सीमेंटों का उत्पाद करते हैं, यानी इतने बड़े बड़े आपके 128 आपके बड़े और 332 छोटे, तो ये जो संयंत्र आपके लगे हुए हैं क्या करते हैं, भारत में कई प्रकार के सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशियाई, मध्य पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका के बाजारों में मांग बढ़ी है, ठीक है। अब इसकी गुणवत्ता अच्छी है तो बाजारों में भी मांग बढ़ेगी, नॉर्मल है। यह उद्योग उत्पाद तथा निर्यात दोनों के रूप में प्रगति पर है, यानी उत्पाद भी अच्छा करता है और निर्यात भी करता है, ठीक है, यानी दूसरे देशों को बेचा भी जाता है, तो दोनों में क्या है कि प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं मोटर गाड़ी। अब मोटर गाड़ी उद्योग जो आपके हैं ये देख लीजिए। मोटर गाड़ी से आपको समझ में तो आएगा होगा कि किस चीज की बात कर रहे हैं। मोटर गाड़ियां तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। ये क्या है आपके कि तीव्र परिवहन के साधन है, क्योंकि अगर देखिए अगर आपके पास मोटर गाड़ी नहीं है या मतलब 2 पहिया 4 पहिया कोई भी पहिया गाड़ी नहीं है आपके पास, तो आपको परेशानी होगी परिवहन करने में, क्योंकि अगर आप पैदल जाएंगे बैलगाड़ी से जाएंगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी। तो वही चीज है कि मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। साइकिल में विभिन्न केंद्रों पर भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, दुई पहिया बहुउपयोगी वाहन आपके निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए तथा आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। क्या हुआ है कि जब उदारीकरण के बाद क्या हुआ, उदारीकरण के पश्चात नए तथा आधुनिक मॉडल आपको पता है, आपके देखिए गाड़ी के नए नए मॉडल आते हैं तो लोग बाग मार्केट में उसको लेना पसंद करते हैं, ठीक है। जिसके पास पैसा है जो कोई लेना चाहे तो नए नए मॉडल लोग बाग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। तो वही चीज है कि नए और आधुनिक मॉडल के वाहन का बाजार तथा वाहनों की मांग क्या हुई, मार्केट में बढ़ी, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई। फिर क्या हुआ, जब मांग बढ़ी तो लोग बागों की मांग बढ़ी तो क्या हुआ, इस उद्योग में कारें और 2 पहिया 3 पहिया ज्यादा वाहन मांगे गए मार्केट में। पिछले 15 से कम वर्षों में इस उद्योग में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। क्या हुआ है, 15 से भी कम वर्षों में इस उद्योग में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। क्या हुआ, मतलब 15 साल से भी कम वर्षों में अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा उन्नति कर गए, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, एफडीआई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है आपका, ठीक है। और क्या है आपका कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ नई प्रौद्योगिकी उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। क्या हुआ कि नई प्रौद्योगिकी इसको मिली और उसका जब उपयोग किया गया नई टेक्नोलॉजी का, तो जो हमारा उद्योग है मोटर गाड़ी वाला आपका कहाँ पे पहुंचा है, विश्व स्तरीय कंपटीशन में पहुंच गया है, ठीक है। आज इसकी 15 इकाइयां यात्री कार, यानी 15 आपकी जो इकाइयां हैं वो कारें बनाती हैं, बहुउपयोगी वाहन बनाती हैं, 9 इकाइयां क्या करती हैं, व्यापारिक वाहन बनाती हैं। व्यापारिक वाहन से क्या मतलब है, जिसको हम व्यापार में उपयोग कर सके, यानी ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह, या फिर मतलब आपका जो है बस वगैरह आती है, ठीक है। बस का यूज हम घर के लिए तो करते नहीं है, व्यापार के लिए ही करती हैं। तथा क्या करते हैं, 14 इकाइयां 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहन बनाने के लिए हैं। तो ये सब चीजें आपकी दी हुई हैं। और क्या है, यह उद्योग आपका दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे और आपका चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। तो ये सब आपके शहर हैं जहां पे ये वाले उद्योग आपके स्थित हैं। अब बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन वाले की बात करें, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, आपका सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपकी क्या है,
ये सब या तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक हैं या फिर आपकी मतलब आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपकी, तो ये चीजें बनाई जाती हैं। बेंगलुरु भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, तो इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम पूछ लेता है कभी कभार कि हमारे भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है उसे मतलब किस शहर को उस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो आपका बेंगलुरु है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक आपके कौन कौन से हैं, तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई तथा लखनऊ है। तो 2010-11 के आंकड़े, तो तक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया क्या है आपका, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके हैं। क्या हुआ है, देश के 46 स्थानों पर स्थापित कर दिए गए हैं क्या आपके STPI। इसके बाद देखिए, यद्यपि इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण आपका कहाँ है, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि क्या रोचक है, देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार पाए व्यक्तियों में से लगभग 30% महिला हैं। मतलब रोचक तथ्य है कि मतलब इस वाले जो आपका ये वाला उद्योग है उसमें क्या है कि 70% अगर मेन है तो 30% वोमेन का योगदान है, ठीक है। पिछले 2 या 3 वर्षों में यह उद्योग आपका विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। यानी बाहर से जो लोग हैं वो इस चीज को खरीदते हैं, तो बाहर की जब विदेश की में चीजें खरीदी जाएंगी हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो क्या होगा कि विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है। यानी व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण यानी बाहर से चीजें होना, ठीक है। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, BPO। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है, तो होगा ही क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके विदेशों में बेचे जाते हैं। अब हम देखेंगे क्या है कि औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण नियमितीकरण। अब जो हमारे उद्योग हैं वो सारे समाप्त हो चुके हैं, हमने काफी उद्योग पढ़ लिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो अगर आप एक काम करना, आप खुद से इसको रीड करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर रहेंगी, ठीक है। एक दो बार आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बाकी खुद से रीड करना बुक को, ताकि चीजें आपको ज्यादातर क्लियर हो। अब क्या होगा, जब उद्योग लगाए जाएंगे तो क्या होगा, आपको औद्योगिक अगर लगेंगे उद्योग तो क्या होगा, प्रदूषण होगा तो भाई पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, यानी पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। नॉर्मल बात है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। तो देखिए क्या है, यदि उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जो अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है, जो हमारी GDP दर बढ़ रही है, मतलब कुछ भी चीज है अर्थव्यवस्था में जितना भी योगदान है अधिकतर क्या है, उद्योगों का है। कैसा है, अधिकतर उद्योगों का है। तथापि इसके द्वारा बढ़ते वायु जल भूमि प्रदूषण भी है, ठीक है। और जब हम देख लेंगे कि भाई अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, लेकिन हम इस चीज को तो नकार नहीं सकते ना कि हमारे पर्यावरण का भी निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के चक्कर में हम पूरे पेड़ ना काट दें, ठीक है, या फिर जो आपका ओजोन छेद हो रहा है उसको भी आप बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम नहीं नकार सकते कि जो आपके उद्योग लगे हैं उनसे बहुत ज्यादा आपका पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, यानी पर्यावरण को हानि हो रही है। पर्यावरण का हानि होने से मतलब भूमि हानि और आपका भूमि का निम्नीकरण, वायु में आपका प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब चीजें आपकी हो रही। तो चलिए एक एक चीज को इसको देखते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है। इस चीज को हम नहीं नकार सकते। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन कौन से ऐसे प्रदूषण है जो उद्योग कर देते हैं और बड़े बड़े प्रदूषण करते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो एक तो आपका वायु प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण आप कैसे कहेंगे, तो पहले आप इसको देख लीजिए, बाकी डिटेल में चीजें आपकी दी हुई है। एक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है। तो क्या है आपका, एक ताप विद्युत गृह भी है। सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण। अगर किस प्रकार से ये जो उद्योग है आपके वायु को प्रदूषित करते हैं, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें धुएं में जो क्या होता है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकलने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी CO, ठीक है। कार्बन ज्यादा जल नहीं पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो ये सब क्या है, आपके वायु प्रदूषण के कारण है। यानी ये गैसें क्या करती हैं, वायु में जाके घुल जाती हैं, वायु में जाके मिल जाएंगी तो क्या होगा, वायु का प्रदूषण होगा। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं। जैसे देखिए धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं, तो ये चीजें आपकी बनती हैं। रसायन व कागज उद्योग, तो क्या है आपके रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशाला, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। तो जब धुआं निष्कासित होगा तो धुआं जाके क्या करेगा, हवा में मिल जाएगा, जिससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। दूसरी बात देखिए, जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है, ठीक है। तो जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें जहरीली गैस ही आपकी फैली थी, ठीक है। और देखिए क्या भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इतनी भयानक हुई थी कि बहुत सारे
लोग तो मर गए थे और अभी भी लोग बागों को मतलब क्षति हो चुकी है, यानी कुछ लोग अंधे हो गए थे, बेकार हो गए थे, लोगों बेकार मतलब लोग बागों के हाथ पैरों में कमी हो गई थी, तो मतलब बहुत ज्यादा आपका नुकसान हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के कारण। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अब आप कहेंगे कि इमारतों पर कैसे, तो क्या आपको नहीं पता कि जो आपका ताजमहल है, ताजमहल में पीली परत क्यों चढ़ रही है? वो आपकी पीली परत अम्ल वर्षा के कारण चढ़ रही, तो वही तो है आपका प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण। वो क्या होता है कि जल में घुल जाती है। अब जल में घुल जाएगा तो क्या होगा, जब एसिड जल में घुलेगा तो वो क्या करता है, रेन जब होगी तो जो वो बारिश के साथ एसिड मिलकर रेन कराता है तो उसको हम एसिड रेन कहने लगते हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारी धरोहर है, उसमें पीली पीली परत चढ़ी, यानी वो खराब हो रही है। अब पौधों का क्या है, पौधों पर अगर खराब जो एसिड वगैरह गिरेगा तो वो तो प्रभावित हो गई, पशुओं और मानव स्वास्थ्य, तो हर चीज पे आपका इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करें तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषित होता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ निकलते हैं, लोग ऐसे ही जब नदी में बहा देते हैं। जब नदी में बहाएंगे ऐसी कोई जहरीली चीज बहा देंगे नदी में जिससे मछलियों को नुकसान पहुंचे, या फिर वहां की जो जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु, उनको नुकसान पहुंचे, या फिर नदियों का पानी हम लोग पीते हैं तो हम लोगों के अंदर जाएगा, तो क्या है, इससे जल प्रदूषण आपका होगा। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक देखिए क्या है, कागज, जो लुगदी, रसायन, वस्त्र, तो लुगदी वगैरह जो रसायन आपका निकलता है, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशाला, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, मतलब ये सब चीजें जो आपकी होती हैं, इनसे जो आपका अपशिष्ट निकलता है वो पानी में ऐसे ही बहा दिया जाता है। जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी वस्तुएं जैसे कि आपका सीसा, पारा, कीटनाशक उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित कर दिए जाते हैं। वाहित यानी बहा दिए जाते हैं। अब जल में जब तुम ऐसी खराब चीजें, जहरीली चीजें बहाओगी तो क्या होगा भाई, नुकसान तो होगा ही, क्योंकि हम भी वो पानी पीते हैं, या फिर जलीय जंतु को भी वो पानी पीते हैं वो लोग, ठीक है, उसी से वो लोग ऑक्सीजन मतलब अपनी सांस लेते हैं। जल में प्रमुख अपशिष्ट पदार्थों में क्या है, आपका फ्लाई ऐश और आपका फास्फो जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धि है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी अशुद्धियां हैं। अब हम बात करेंगे तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा ताप घर में गर्म जल को बिना ठंडा की ही नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, ठीक है। अगर उस जल को ये लोग क्या करें, कारखाने वाले लोग क्या करें, उस जल को पहले ठंडा करें फिर नदियों में, तालाबों में बहाएं तो आपका तापीय प्रदूषण होने से बच जाएगा। या फिर जहरीला है जल तो उसको उदासीन करने की जरूरत होती है, ठीक है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा, जलीय जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखाने से कैंसर, इससे क्या होता है, कैंसर होता है, जन्मजात विकार होता है, यानी बच्चे जन्म से ही अंधे हो जाते हैं या फिर उनको पोलियो हो जाता है, तो ये सब चीजें आपकी अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मृदा और जल प्रदूषण क्यों आपस में संबंधित है, आप लोग पहले खुद सोचिए इसको 5 मिनट कि मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित क्यों है, फिर आगे तो लिखा हुआ है तो हम लोग देखेंगे ही। देखिए, मलबे का ढेर विशेषकर कांच, मलबे का ढेर विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, उद्योग बहा, पैकिंग, रबड़ तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। अब क्या होता है कि जो चीजें बहा दी, रसायन बहा दिए या फिर रबड़ बहा दिया या फिर प्लास्टिक बहा दिया, तो इससे क्या होगा कि वो जो कूड़ा करकट होता है मृदा को अनुपजाऊ करने लगता है, यानी मृदा को क्या करने लगता है, अनुपजाऊ करने लगता है। यानी अगर आप उधर पे क्या उसकी मिट्टी कैसी हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। वर्षा जल के साथ एक प्रदूषक जमीन में रिसते जाते। अब क्या होता है कि जब वर्षा जल होगी तो वो घुल जाएंगे, ठीक है, वो घुलने के कारण क्या होते हैं, पानी में घुलने के कारण इन जमीन की नीचे की साइड रिस जाते हैं, यानी जो हमारा भूमजल होता है भूमजल में चले जाते हैं, ठीक है, और भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। अब नीचे भूमिगत जल में जब पहुंच जाएंगे रसायन वगैरह जो भी चीज है आपका प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, ये घुल के क्या करते हैं, नीचे की साइड पहुंच जाते हैं, तो जो भूमजल आपका होता है भूमजल हम लोग जब पंप पाइपों द्वारा या फिर नलों द्वारा, कूपों द्वारा ऊपर की साइड निकालते हैं तो वो रसायन उसमें घुला हुआ रहता है, और वो रसायन उसमें घुला हुआ रहता है, जब हम उसको पीते हैं तो वो चीज आपकी डिस्टर्ब कर जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका वायु और जल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है आपका, देखिए, ध्वनि प्रदूषण में खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, ठीक है, और इससे हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। अब आप एक चीज बताइए, आप अगर कहीं खड़े हैं और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है, तो क्या आप उधर पे अच्छा अनुभव करेंगे, नहीं करेंगे ना, उधर पे आपको गुस्सा आएगी, एकदम चिड़चिड़ी आएगी, यानी खिन्नता होगी अपने आप में, दिमाग में उत्तेजना होगी, यानी गुस्सा आएगी एकदम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी श्रवण क्षमता यानी
ध्वनि से केवल हमारी सुनने की शक्ति कम नहीं होती, उससे हमारा हृदय भी परेशान होता है। यानी हृदय, अब बताइए कोई शोर हो रहा, कोई आपको तेजी से डीजे बजाया जा रहा, तो क्या आप अपने हृदय से कोई चीज सोच सकते हैं? नहीं ना। यानी हृदय की गति कम हो जाएगी, रक्तचाप भी कम हो जाता था, अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती, मतलब और भी चीजें परेशानी हो जाती हैं। यानी हम बहुत ही समय तक ज्यादा समय तक हम क्या करते हैं, तेज आवाज सुन नहीं सकते हैं, हमारे दिमाग पे और कानों की सुनने की क्षमता पर असर पड़ने लगता है। तो जो आपकी देखिए अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिकता चिंता का स्रोत है। तो इससे क्या होता है, मानसिकता चिंता का स्रोत हो जाता है। औद्योगिक तथा निर्माण कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी, इंजन चलेंगे, तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उसमें भाई आवाज ही ना आए, बहुत ज्यादा आवाज आती है। जनरेटर चलेंगे, लकड़ी चीरने वाले कारखाने चलेंगे, या फिर आपका गैस यांत्रिक यानी गैस की बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी, या फिर विद्युत ड्रिल मीन्स क्या होता है, खोदना, ठीक है। तो ये सब जो भी आपका होता है, बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न जिससे होती है, उससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। अब हमने देख लिया कि पर्यावरण हमारा जो है किस किस चीज से इस प्रकार से प्रभाव है, तो हमें उसका निम्नीकरण करना चाहिए, हमें उसकी रोकथाम करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट के लगभग 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। इसको समझिए, अगर हम कारखानों द्वारा निष्कासित जो अपशिष्ट निकलता है, उसमें हम 1 लीटर अपशिष्ट डाल देते हैं, तो देखिए 8 लीटर जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव हैं। तो सुझाव देख लीजिए, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, ठीक है, यानी जल का हम न्यूनतम उपयोग कर सकते हैं, तथा जल या 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग कर सकते हैं। यानी वो जो जल उसमें से निकल रहा था, जैसे ठीक है, उसमें से जो जल निकल रहा था, उसको हो सकता है वो पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाए, तो हम उसको फिर से उपयोग कर सकते हैं, ना कि उसको पानी में बहाएं। तो उससे क्या होगा, काफी चीजें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। खा नंबर देखिए, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। यानी अगर हमें जल चाहिए, तो हो सकता है हम नदियों से ना लें जल, हम क्या करें, जहां बारिश अच्छी होती है वो जल को संग्रहण कर लें, संग्रहण करने के बाद मतलब उस जल को रोकथाम करके उसको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके हम कारखानों में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो पीने वाला जल है, जो नदियों का जल है, वो बच जाएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है, नदियों तथा तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। यानी नदियों और तालाबों में जैसे ही हम गर्म जल या उसमें जहरीले पदार्थों वाला जल हम प्रवाह करते हैं, यानी बहा देते हैं, तो उसका पहले शोधन कर दें। अगर वो जहरीला है तो उसको क्या करें, उसमें कुछ ऐसा चीज डाल दें जिससे वो उदासीन हो जाए, या वो गर्म है तो उसको ठंडा कर दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। और नदियों तालाबों का जल हम लोग भी तो पीते हैं, तो उसमें भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से चरण है आपके। ये चरण क्या है, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई की जाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। और दूसरी बात क्या है आपका, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन कर लेते हैं हम लोग। तीसरी बात देखिए, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन आपका किया जाता है। इसमें अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। यानी जो अपशिष्ट जल है उसको पुनः चक्रित करके फिर से अगर उपयोग में वो लाया जा सकता है, तो उसको हम उपयोग में लाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम स्वच्छ जल को हाथ नहीं लगाएंगे, उसी जल का थोड़ा उपयोग कर लेंगे जितना हो सके। आगे देखिए, जहां भूमिगत जल का स्तर कम है, अब इसमें एक चीज और क्या होती है कि जहां पे आपका भूमिगत जल का स्तर कम है, वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानून प्रतिबंध होने चाहिए। यानी वाटर लेवल वैसे ही आपका ज्यादा है, यानी ज्यादा आपको खुदाई करनी पड़ेगी, ज्यादा पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, तब जाके आप जल निकाल सकेंगे, ठीक है। और जब वहां पे मतलब क्या समझ में आया आपको कि वहां पे जल का स्तर कम है, अब जब जल का स्तर कम है फिर भी आप उधर पे इंडस्ट्री लगा के उसको पानी के निकाले जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, जल एकदम से खत्म हो जाएगा, यानी वहां पे सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। यानी उधर की भूमि जो है बंजर हो जाएगी, सूखा हो जाएगा, यानी हर एक चीज हो जाएगी, उधर पे जल नहीं रहेगा तो लोग भी नहीं उधर पर रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे लोगों को ऐसी जगह पे सरकार को क्या करना चाहिए कि कानूनी प्रतिबंध लगा देने चाहिए कि वहां का जल आप लोग नहीं निकाल सकते। तो इससे भी काफी सुरक्षा हमारे पर्यावरण की होगी। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां लगानी चाहिए। चिमनियों में क्या करना चाहिए, चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण लगाने चाहिए, उपकरण लगा देने चाहिए, स्क्रबर उपकरण लगा देनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। तो कुछ आपके उपकरण है, पढ़ लीजिएगा। कारखानों में कोयले की अपेक्षा क्या करना चाहिए, कारखाने में जो कोयले का उपयोग होता है उस कोयले की जगह पे हमें तेल तथा गैस का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कोयला इतना ज्यादा आपका CO2 छोड़ देता है, जितने उतने आपका गैस और तेल नहीं छोड़ते हैं। गैस तो आपकी
बहुत कम मात्रा में CO2 का उत्पादन करती है। ठीक है, तो अगर उधर पर हम कोयले की जगह तेल और गैस का निर्माण तेल और गैस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। अब धुआं निष्कासित नहीं होगा तो उससे भी आपका पर्यावरण सुरक्षित होगा। मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है तथा जनरेटर में आपका साइलेंसर लगाया जा सकता है, उसमें साइलेंसर लगा देना चाहिए जनरेटर में, ठीक है, जिससे आवाज कम आए। ऐसी मशीनरी का उपयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषित हो, यानी ऊर्जा उधर उससे अच्छी निकलती हो मशीन से, यानी ऐसी मशीन का उपयोग करें हम कि ऊर्जा तो अच्छी मिलती हो और ध्वनि उससे कम होती हो, ठीक है, यानी आवाज कम निकलती हो। अब आवाज कम निकलने से क्या मतलब है, उस पर आप एक चीज बताइए, कितना बड़ा आपका उद्योग है तो आप अकेले तो उसको संभाल ले लेंगे, उसमें श्रम करने के लिए बहुत सारे लोग लगे होंगे, ठीक है। अब वो जो लोग लगी होगी, जो आपकी लेबर लगी होगी, उसको भी तो हमें बीमारी से बचाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई गरीब लोग हैं तो कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी होता होने दो, मर रहे जो भी कट रहे कुछ भी हो रहा होने, तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज का उपयोग करना चाहिए जैसे में हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और वहां के काम करने वाले लोग भी सुरक्षित रहें, ठीक है। इसके कारण क्या है कि हमें ऐसी मशीनरी का उपयोग करना चाहिए जहां पे आपका ऊर्जा सक्षम हो, वो मशीन ऊर्जा अच्छी देती हो और कम ध्वनि प्रदूषित करती हो, यानी ध्वनि भी उससे कम निकलती हो। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रित उपकरण भी हमें लगाने चाहिए। यानी अब एक चीज और है कि चलो ठीक है भाई, मशीन जैसी है ठीक है, कर चला लिया काम, लेकिन हमें भी अपने कानों में ऐसा नियंत्रण लगाना चाहिए, ऐसा उपकरण लगा लेना चाहिए जिससे हमें शोरगुल ज्यादा सुनाई ना दे, तो इससे भी हम बच जाएंगे। और एक चीज और है कि फेफड़ों की बीमारी, आपकी श्वास की बीमारी अधिकतर होती है, जैसे आपका धुआं निकलता है ना, तो धुआं से क्या होता है, श्वास की बीमारी होती है। इसलिए बताया गया कि कोयले की जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, कोयले की जगह किस चीज का उपयोग करना चाहिए, गैस या फिर तेल का उपयोग करना चाहिए, ताकि ये वहां के लोग बच सके चीजों से, ठीक है। तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो ये सब चीजें हम लोगों को करनी चाहिए कि हम उस लेबर का रखरखाव कर सकें अच्छे से। और इससे क्या होगा, लेबर का रखरखाव भी होगा और इससे हमारे एनवायरमेंट पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा, यानी एनवायरमेंट भी खराब नहीं होगा। ये आपको लोग खुद पढ़ लीजिए, कुछ आपका दिया हुआ है थोड़ा सा एनटीपीसी के बारे में, ठीक है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, रामगुंडम संयंत्र दिया हुआ है। ये आपका देखिए, इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो आप लोगों को पता है कि सीमेंट उपयोग करता है, ठीक है। ये लोग आप लोग कर सकते हैं, आप लोग आराम से। इसमें बता रखा है एजेंसी सार्वजनिक स्टील, स्टील की कौन सी एजेंसी है आपकी, स्टील, आगे ऐसे दिख रहा है सेल आपकी स्टील अथॉरिटी वाली, ठीक है। और इसका देखिए थर्ड में क्या है, उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में, कौन सा उद्योग जो है आपका बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा था, वो आपका एल्युमिनियम था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग आपका दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र वाला है, तो बताइए आप लोग, स्टील तो हो नहीं सकता, एल्युमिनियम नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक तो हो नहीं सकता, सूचना है, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह आपका नेट वगैरह, दूरभाष यानी किसी दूरभाष यानी नेट आपका कनेक्ट होता है तो किससे होता है, इंफॉर्मेशन वाले से ही तो होता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बता दीजिए। 30 प्रश्न में आपका 30 शब्दों में उत्तर देना है। विनिर्माण क्या है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक, बड़े छोटे छोटे से आपके इसको करिएगा सॉल्व, आपको चीजें काफी समझ में आएंगी। और मेरे ख्याल से चैप्टर आपका तो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को आ जाना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आपका 30 मिनट का वीडियो नहीं बना हुआ है। और अब आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, लास्ट 7 नंबर चैप्टर क्लास 10 का। इसके बाद क्लास 11 की हम लोग जो है आपका क्लास 11 की भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी 11 और 12 की भूगोल है उसमें आपका पूरा भूगोल 6 से 10 तक का पूरा भूगोल कवर हो जाएगा, और वही चीज सारी चीजें आपको थोड़ा डिटेल से और अच्छे से विस्तार में पढ़ने को उसमें मिलेंगी, ठीक है। तो 11-12 की भूगोल आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 11 में 2 बुक हैं और 12 में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बुक्स हैं आपकी, ठीक है। तो हम मिलेंगे कल, और एक आपका लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है क्लास 10 का इसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।